बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इमरजेंसी एंड द पोस्टपार्टम डिसऑर्डर। तो पहले स्टार्ट करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज से। तो एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर कीवर्ड पहला क्या होगा? नंबर वन है कि 24 वीक्स के बाद आपको देखने को मिलेगा। नंबर टू, हेमरेज की वजह से शॉक लाइक सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो 34 वीक्स के ऊपर प्रोफ्यूज वजाइनल ब्लीडिंग है और डेथ हो गई है। ठीक हो गया। तो व्हाट टाइप ऑफ मैटरनल डेथ इज, तो उसको क्या कहेंगे आप? डायरेक्ट मैटरनल डेथ कहेंगे। ठीक हो गया। काज ऑफ डेथ क्या? एपीएच ड्यू टू प्लेसेंटल एब्रप्शन या प्लेसेंटा प्रीविया, इन दोनों की वजह से होता है। प्रीविया के अंदर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसमें पेनफुल होती है। पेनलेस ब्लीडिंग वाजा प्रीविया के अंदर भी होती है। ओके, तो डेथ को कैसे अवॉइड कर सकते थे? डेथ को अवॉइड करने के लिए आप एंटीनेटल केयर को आपने इंप्रूव करना है। ठीक है, एपीएच से बचने के लिए प्रिवेंशन है। ठीक है। नंबर टू, अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन करनी है। नंबर थ्री, वुमेन हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना है। नंबर फोर, सेफ डिलीवरी। नंबर फाइव के ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अरेंज करना। और लास्ट में आपने स्पेसिफिक अंडरलाइन कॉज को ठीक करना होता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ है। जो कॉजेज ऑफ मैटरनल डेथ या मैटरनल मोर्टेलिटी, इसको आपने दो में डिवाइड करना है, डायरेक्ट कॉज और इनडायरेक्ट कॉज। जो डायरेक्ट कॉजेज है उसके अंदर आपका ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज आ जाता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, एमियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। जबकि इनडायरेक्ट कॉजेज के अंदर प्री क्लैम्शिया, इक्लैम्शिया, कार्डिक कॉजेज या साइकियाट्रिक सिस्टेमिक इलनेस है। तो पहला ईपीएच का कॉज है वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन में पेनफुल टेंडर एब्डोमेन होगा, विजाइनल ब्लीडिंग होगी, 24 वीक के बाद होगी। शॉक के सिम्टम देखने को मिलेंगे लाइक मैटरनल कोलैप्स, कोल्ड होगा, लाइट हेडेडनेस, रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रेस और पैनिक अटैक हो गए। ठीक हो गया। लाइक आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, विजाइनल ब्लीडिंग है एट ट्रम। ओके, पल्स इसके देखो, पल्स टैकीकार्डिया में गए हुए हैं, ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है, एब्डोमेन टेंस और टेंडर है। तो क्या प्लेसेंटल एब्रप्शन है। तो मैनेजमेंट प्लान क्या होगा? मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट आ जाता होता है। मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराइए। ओके, सीटीजी कराइए, कार्डियोटोकोग्राफी, सीबीसी, क्लॉटिंग प्रोफाइल और ब्लड क्रॉस मैचिंग है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने एडमिट करना है तमाम पेशेंट को जिसको वजाइनल ब्लीडिंग या अनएक्सप्लेन एब्डोमिनल पेन है। स्टेप वन में क्या होगा? ओके, स्टेप वन में आपने हॉस्पिटल एडमिशन किया। ठीक है, रिससिटेशन, कॉल फॉर हेल्प। रिससिटेशन में ए बी सी डी ई वगैरह आ जाते हैं, कॉल फॉर हेल्प है। ठीक है, इसके अलावा आपने सीटीजी और अल्ट्रासाउंड को अरेंज कर लेना होता है। क्लियर। तो आईवी लाइन पाइस की आपने फ्लूइड का एडमिनिस्टर किया, वाइटल्स को देखा, यूट्रस को एम्प्टी किया, यूट्राइन कंप्रेशन किया। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना होता है? यूट्रोटॉनिक एजेंट देने होते हैं। यूट्रोटॉनिक एजेंट कौन कौन से होते हैं? लाइक आपका इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटोसिन है, सिंटोर जिसको बोलते हो, माइजोप्रोस्टोल, सिंटोमेट्रिन है, एर्गोटामिन है, कार्बोप्रोस्ट वगैरह आ जाते हैं। और अगर ब्लीडिंग फिर भी चल रही है तो आपने क्लॉटिंग एजेंट को रिप्लेस कर देना है, सीनियर की हेल्प लेनी है। सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक यूट्राइन बैलून इंसर्शन, इलियक लाइगेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हिस्टेरेक्टमी। आखिर वाले जो दो है ना, ये फाइब्राइड में भी करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हैवी वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन आ जाए तो उसका मतलब है, ओके, तो इसका मतलब होता है कि ये प्लेसेंटल एब्रप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। फीटल मूवमेंट डिक्रीज है, डेट मीन प्लेसेंटल एब्रप्शन, क्योंकि प्लेसेंटल एब्रप्शन की जो ब्लीडिंग होती है फीटस के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होती है। ओके, तो एब्रप्शन है। इसके बाद है मैनेजमेंट, इसकी सेम मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या करना होता है? आपने हॉस्पिटलाइज करना होता है, रिससिटेट करना होता है, सीनियर को बुलाना होता है। ओके, फिर ये चीज़ आपने करनी होती है लाइक आईवी लाइन वगैरह लाइन पास करना, यूट्रोटॉनिक एजेंट, लास्ट में आपने फिर क्लॉटिंग प्रोफाइल चेक कराना होता है और यूट्राइन बैलून इंसर्शन करनी होती है। इसके बाद ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। लो लाइन प्लेसेंटा होगा 20 वीक नॉर्मली स्कैन के ऊपर। ठीक है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होगी, वही शॉक की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ओके, और इसका रिस्क फैक्टर क्या होता है? सी सेक्शन होता है। तो इमरजेंसी में आई है, ठीक है, पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है, तो डायग्नोस क्या होगा? प्लेसेंटा प्रीविया। इन्वेस्टिगेशन क्या है? अल्ट्रासाउंड है। वहाँ पे हमने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पढ़ा था, यहाँ पर ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा सीटीजी, सीबीसी, क्लॉटिंग प्रोफाइल, ब्लड क्रॉस मैचिंग था, उसके अलावा आरएफटी भी इसमें कर लेते हैं। मैनेजमेंट क्या होते हैं? नंबर वन, मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, जो वुमेन जिसको मेजर प्लेसेंटा प्रीविया है, ठीक है, ओके, तो एडमिट करना फ्रॉम द 34 वीक ऑफ जेस्टेशन, बस ये पॉइंट है। बाकी इसके बाद ऑलमोस्ट सेम है। लाइक स्टेप वन के अंदर आपने क्या करना होता है? रिससिटेशन, कॉल फॉर सीनियर हेल्प है, विद सीटीजी एंड अरेंज अल्ट्रासाउंड है, आईवी लाइन पास की, आईवी फ्लूइड दिया, वाइटल्स को मेंटेन किया, यूट्रस को एम्प्टी किया, वजाइना ब्लैडर को एम्प्टी किया, यूट्राइन कंप्रेशन, यूट्रोटॉनिक एजेंट आपने अप्लाई करने होती है। ओके, और ऑन गोइंग ब्लीडिंग है तो फिर आपने यूट्राइन बैलून इन्वर्जन, आइलिक लाइगेशन, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हिस्टेरेक्टमी वगैरह ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं पीपीएच वाले टॉपिक के अंदर। ओके, प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच। तो पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन काज है यूट्राइन एटोनी होता है। ब्लीडिंग फॉलोइंग डिलीवरी के बाद होती है। यूट्रस फेल टू इन्वोल्यूट, ओके, यानी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया आफ्टर डिलीवरी, मैटरनल कोलैप्स आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। प्राइमरी का मतलब 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी 40 आपने रट्टा मारेंगे। नंबर वन, टोन एटोनी। नंबर टू, ट्रॉमा टिश्यू थ्रोम्बोसिस। टोन, ट्रॉमा, टिश्यू थ्रोम्बोसिस। टोन में एटोनी, ट्रॉमा के अंदर प्रीवियस मल्टीपल सी सेक्शन या पेरिनियल ट्रॉमा, टिश्यू के अंदर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जिसको हम
POC या RPOC भी बोलते हैं, और थ्रोम्बोसिस, जिसमें अंडरलाइंग हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी या DIC वगैरह आ जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा? नंबर 1 इनिशियल मैनेजमेंट में हॉस्पिटल एडमिशन, रिससिटेशन, कॉल फॉर हेल्प। ओके, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है जो आपने हर एक के अंदर है। एक को इसको रट्टा मार लो, APH में, PPH में, हर एक में आप अप्लाई कर देना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि PPH के 1 सेकेंड हिस्ट्री दी हुई है कि ब्लीडिंग के बाद, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग हुई है, PPH है, ठीक है। PV का मतलब पर वजाइनल है। ओके, तो ये आ जाएगा। तो यूट्राइन एटोन इज द मोस्ट कॉमन काज। वैसे 4 काजेस बताए थे, टोन, टिश्यू, ओके, इसके अलावा ट्रॉमा और थ्रोम्बोसिस। ट्रॉमा में पेरिनियल ट्रॉमा या प्रीवियस मल्टीपल सी सेक्शन वगैरह आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद कैसे इवैल्यूएट करोगे? नंबर 1 हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है। फिर इसके बाद वही सेम टेस्ट, CBC, क्लॉटिंग प्रोफाइल, ब्लड क्रॉस मैचिंग, RFT, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, पेल्विस वगैरह ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। ओके, इनिशियल मैनेजमेंट वाला, ओके, ये भी आ जाएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 1B वगैरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर इनिशियल मैनेजमेंट क्या रही है? इनिशियल मैनेजमेंट ना, ये है इनिशियल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल एडमिशन, रिससिटेशन, कॉल फॉर सीनियर हेल्प, IV लाइन पास की है। ओके, वाइटल्स को मॉनिटर किया, एम्प्टी यूट्रस, यूट्राइन कंप्रेशन और अब कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये आ जाएगा। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, तो वजाना से ब्लीडिंग हो रही है। ओके, वंस अगेन PPH का सिनेरियो है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ PPH क्या? नंबर 1 ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक है, ब्लीडिंग की वजह से ब्रेन का नॉक्सिया हो गया, रीनल फेलियर हो गया, पोस्टमार्टम पिट्यूटरी नेक्रोसिस हो गया, पुरपुरियल सेप्सिस, मैटरनल डेथ हो गई है। ओके, ऑलमोस्ट ये सेम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है शोल्डर डिस्टॉर्शिया। शोल्डर डिस्टॉर्शिया क्या होता है? विजाइनल कीफैलिक डिलीवरी। कीफैलिक का मतलब हेड प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जिसमें एडिशनल ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर चाहिए टू डिलीवर द शोल्डर, यानी हेड डिलीवर हो गया लेकिन आपको शोल्डर डिलीवर कराने के लिए काफ़ी सारी मैन्यूवर वगैरह चाहिए, ठीक है। और जेंटल ट्रैक्शन से आपका काम नहीं चला, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? नंबर 1 मैक्रोस्मी, नंबर 2 पुअरली कंट्रोल GDM है, ओबेसिटी, या पहले कोई हिस्ट्री या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी है। मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है शोल्डर डिस्टॉर्शिया का? ओके, नंबर 1 कॉल फॉर हेल्प है, हेल्प को आपने बुलाना होता है। डिलीवरी के बेड को आपने कम से कम रखना होता है, कुछ मैन्यूवर परफॉर्म करनी है, या लेग्स इनटू रोबर्ट्स पोजीशन, लाइक आपने क्या करना होता है कि हिप जॉइंट को फ्लेक्स करना होता है, थाई को एब्डक्ट करना होता है ताकि लंबोसैक्रल स्पाइना फ्लैट हो जाए। सुप्रापुबिक प्रेशर अप्लाई करना है, कंसीडर एपिजियोटमी है, एपिजियोटमी करनी होती है। इसके अलावा इंटरनल मैन्यूवर के अंदर रूबिन 2 वुड स्क्रू और रिवर्स वुड स्क्रू आ जाएगा। और बाकी अदर्स के अंदर आपका सिम्फियोटमी, क्लीडोटमी और ज़ेवेनरी मैन्यूवर बाय C सेक्शन, ठीक है। बड़े मुश्किल नाम है। ओके, अब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? इसकी वजह से अर्ब्स पैरालिसिस हो सकता है, सेरिब्रल पाल्सी, CP हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस, कलम की पैरालिसिस, क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकता है, सर्विकल स्पाइन की इंजरी हो सकती है, फीटल डेथ हो सकती है। मैनेजमेंट ऑलरेडी हो चुकी है कि सीनियर को बुलाना, अपने डिलीवरी के बेड को आपने ड्रॉप करना होता है, मैक रॉबर्ट्स पोजीशन है, सुप्राप्यूबिक प्रेशर है, एपिजियोटमी करनी है। इंटरनल मैन्यूवर में रूबिन 2 वुड स्क्रू और रिवर्स है। रूबिन और रूबिन के अंदर क्या करते हैं? पोस्टीरियर आस्पेक्ट पे प्रेशर अप्लाई करते हैं टू एडक्ट एंड रोटेट द शोल्डर, ठीक हो गया। या फिर एंटीरियर आस्पेक्ट पे आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको बोलेंगे वुड स्क्रू, पोस्टीरियर पे करेंगे तो रॉबिन आ जाएगा। और रिवर्स के अंदर क्या होता है कि रिवर्स के अंदर एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ शोल्डर पे अप्लाई करते हैं, पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। इसके बाद पुरपुरियम वाले की तरफ आ जाते हैं। पुरपुरियम में क्या होता है? सेकेंडरी PPH वाला आ जाएगा। ओके, जो कि पुरपुरियम जाता होता है तकरीबन 6 वीक तक, 1.5 डिलीवरी से लेकर 1.5, जिसमें यूट्रस अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर वापस आ जाती होती है। क्लियर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है? नंबर 1 ब्लीडिंग पर वजाना 24 और 6 वीक के दरमियान में होगा। क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा। क्रैम्प को किस तरह से बोलते हैं? पेट में मरोड़ आ रही है। इसके बाद लार्ज यूट्रस होगा। हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग स्टेज ऑफ लेबर है, लो ग्रेड फीवर, पंजन लूचिया है। ओके, ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। तो अब हम यहाँ पे चीज़ें वगैरह नोट कर लेते हैं। नंबर 1 है कि प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर 7 days बैक है। ओके, सादे हैवी फ्रेश वजाइनल ब्लीडिंग फॉर 2 hours अलॉन्ग विद क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन है, पेल लुकिंग है, ठीक है, यानी वो शॉक में चले गया। सर्विकल इंटरनल लॉस, ओपन है यूट्रस, 16 वीक का साइज का है। ओके, तो ये सेकेंडरी PPH है। सेकेंडरी PPH क्यों हो सकता है? पोस्टमार्टम हेमरेज ड्यू टू रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। तो कॉजेस के अंदर आ जाते हैं। कॉजेस के अंदर क्या क्या है? नंबर 1 रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू, या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वॉन विलिब्रियन डिजीज या कोरिया कार्सिनोमा की वजह से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस कराइए, क्लॉटिंग प्रोफाइल, CBC, ब्लड, सेम इन्वेस्टिगेशन जो आपने हर एक में ऑलमोस्ट लिख देनी होती है, ठीक है। ये आपकी जनरल हम कह देते हैं। ओके, स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस आ जाएगा। मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है इनिशियल मैनेजमेंट और इनिशियल में वही चीज़, सेम चीज़, हॉस्पिटल एडमिशन, पास IV लाइन, मॉनिटर, वाइटल, और स्पेसिफिक के अंदर यूट्राइन इवैक्यूएशन एंड क्यूराटाच, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटॉक्सिक लाइक एरिगोटामिन, एंटीबायोटिक और हिस्टेरेक्टमी करेंगे ऑनगोइंग ब्लीडिंग के अंदर। तो इसके अंदर पोस्टमार्टम हेमरेज भी सेम आ जाएगा। ओके,
तो ये आगे सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज है। तो आगे मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ओके, तो ये टॉपिक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? नंबर वन, मोस्टली यूनिलैटरल सिम्टम होते हैं। नंबर टू, पेन टेंडरनेस इन द काफ होगी। पेन एंड टेंडरनेस कहाँ पे होगी? काफ में होगी। ओके। नंबर टू, रेडनेस, स्वेलिंग, पायरेक्सिया, ब्रेथलेसनेस और इंस्पायरेटरी चेस्ट पेन होगा। ओके। तो डायग्नोसिस आपका क्या होगा? डीवीटी, जो कि लेग से निकलता होता है, काफ टेंडर है, ठीक है। ओके, लो ग्रेड फीवर, पायरेक्सिया वगैरह है, तो डीवीटी क्या है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं पेशेंट में? नंबर वन, रिस्क फैक्टर प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट, इसको नोट कर लेना। इसके अलावा ओबेसिटी, प्री क्लैम्शिया और प्री इमरजेंसी सी सेक्शन है। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में डुप्लेक्स या कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड या वीनोग्राफी आ जाएगा। ट्रीटमेंट को आपने कितने में डिवाइड करना होता है? तीन में। कंजर्वेटिव में एलिवेशन एंड गुड हाइड्रेशन करेंगे, या ग्रेजुएटेड इलास्टिक स्टॉकिंग पहलेंगे। फार्माकोथेरेपी के अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन या वारफेरिन यूज़ करेंगे। बाकी अंदर के अंदर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी या सर्जिकल थेरेपी लाइक एम्बोलेक्टमी करेंगे। ओके। अब रिस्क फैक्टर क्या होती है पेशेंट में? इस पेशेंट में, ठीक हो गया। तो लाइक रिस्क फैक्टर इसके डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के, नंबर वन, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। अगर आप यहाँ पे नोट करो, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट। ओके, ठीक है। वैसे सिंस मॉर्निंग लिखा हुआ है, 5 डेज बैक, ठीक है। इसके अलावा इमरजेंसी सी सेक्शन कहाँ लिखा हुआ है? इमरजेंसी सी सेक्शन LCSS लिखा हुआ है। ओके। और ग्रैंड मल्टीपैरिटी 3 से ज़्यादा या मैटरनल एज है। इसके बाद पुरपुरियल पायरेक्सिया और सेप्सिस वाले टॉपिक के अंदर आ जाते होते हैं। क्लियर? तो पुरपुरियल पायरेक्सिया, ओके, एंड सेप्सिस। पायरेक्सिया मीन फीवर, सेप्सिस कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसकी वजह से सेप्टिक शॉक में चली गई है। तो हेड एक, फीवर, राइगर्स होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, लूचिया ऑफेंसिव होगा, और सेकेंडरी PPH, यूट्रस टेंडर होगा और लार्जर होगा। क्लियर? तो इसमें क्या क्या चीज़ें नोट करनी है? हिस्ट्री और डिलीवरी 5 डेज बैक। ओके, ठीक है, यानी पुरपुरियम वाला पीरियड। फीवर, राइगर, चिल, फुल स्वेलिंग, डिस्चार्ज। तो क्या डायग्नोसिस क्या है? पुरपुरियल सेप्सिस है। अब इसके पॉजिटिव एजेंट की तरफ आ जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव एरोब्स लाइक आपके बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिटिस या स्टेफिलोकोकस, और ये सारेगा। ग्राम नेगेटिव एरोब में एशेरिचिया कोलाई, हिमोफिलस, क्लेप्सिला, सूडोमोनास, प्रोटियस मिराबिलिस है। ओके। जबकि एनारोब में बैक्टीरिया, फ्यूजोबैक्टीरियम, बाकी ये सब चीज़ें आ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन सेम है, CBC। ओके। यूरिन इलेक्ट्रोलाइट एग्जामिनेशन, ओके, क्लॉटिंग है, ब्लड लैक्टेट। इसके अलावा पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। बाकी वूंड स्वैब वगैरह ये नोट कर लेना। अब मैनेजमेंट के अंदर क्या है? मैनेजमेंट में हॉस्पिटल एडमिशन कराना होता है, सपोर्टिव थेरेपी में एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वूंड केयर करना होता है, आइस पैक अपने अप्लाई करने होते हैं इन केस ऑफ पेन वगैरह, एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह देनी है। सर्जरी में आपने ड्रेनेज करनी होती है, लास्ट में अंडरलाइंग कॉज को आपने ठीक करना होता है। ओके। अब काइजेस क्या होते हैं पायरेक्सिया के? तो पुरपुरियल सेप्सिस की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। ओके, ये हमने स्कैंडर के अंदर पढ़ा हुआ था। डी वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से भी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से भी होता है। क्लियर? बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। ओके। तो पुरपुरियल सेप्सिस, इसके रिस्क फैक्टर वगैरह लिखे हुए हैं। तो रिस्क फैक्टर, तो इसके रिस्क फैक्टर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, सी सेक्शन, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, सर्वाइकल सर्कुलार्च, कोरियोमनिनाइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज़ की वजह से हो जाती है। क्लियर? तो ऑलमोस्ट पुरपुरियल सेप्सिस को एक ही मरतबा अच्छी तरीके से तैयार कर लो। इस क्वेश्चन के अंदर आपका सारा ऑलमोस्ट टॉपिक हो जाएगा। लाइक हॉस्पिटल में एडमिट करना है, पेन किलर दोगे आप। ओके, वूंड को केयर करोगे अगर वूंड का इन्फेक्शन हो गया, आइस पैक अप्लाई करोगे पेन के लिए, एंटीबायोटिक अप्लाई करोगे, सर्जिकल ड्रेनेज करोगे लाइक हिमाटोमा वगैरह या वूंड डिसेंस, और अंडरलाइन कॉजेज को ठीक करोगे। इसके बाद साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के अंदर, ओके, लाइक लेडी है, डिप्रेस हो गई है डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो क्या साइकियाट्रिक एलिमेंट होती है? लाइक पोस्टमार्टम डिप्रेसिव इलनेस, पोस्टमार्टम ब्लूज या पोस्ट पुरपुरियल साइकोसिस हो सकता है। मैनेजमेंट में हॉस्पिटल एडमिशन है, सोशल फैक्टर को ठीक करना है, काउंसलिंग करनी है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ड्रग थेरेपी लाइक TC का ऐसे सारा ही आपने इस्तेमाल करना है। ओके, TC क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जबकि SSRI क्या है? सिलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर होते हैं। इसके बाद पुरपुरियल साइकोसिस, पुरपुरियल साइकोसिस, पोस्टमार्टम ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेसिव इलनेस, ये तीन आपके डिफरेंशियल में आते हैं साइकेट्रिक एलमेंट इन पुरपुरियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नंबर वन आपने नोट करना है, इसमें रेस्टलेस एजिटेशन होगी। ओके, रेस्टलेस, ओके। तो रेस्टलेस एजिटेशन है, इंसोम्निया है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चे के अंदर और उसको अपने ही सेल्फ हार्म के थॉट्स आ रहे हैं, तो ये पुरपुरियल साइकोसिस है। तो उसमें आपने हॉस्पिटल में एडमिशन कराना है, फार्माकोथेरेपी करानी है लाइक क्लोरप्रामेजिन से, हेलिपेरिडोल से, मेनिया को ठीक करना, लिथियम पाइकार्बोनेट से, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या लास्ट में एंटी डिप्रेसेंट आपने इस्तेमाल करने होते हैं। ओके। अब इसका जो रिस्क ऑफ रिकरेंस है वो है 1 in 2 है। ओके, पार्टिकुलरली अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी 2 साल के अंदर होती है। ओके। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग वाले टॉपिक के अंदर आ जाती है। तो काउंसिल कैसे करना है ब्रेस्ट फीडिंग में? तो आपने पहले बेनिफिट के बारे में बताना है और ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करवा देना है 5 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर आफ्टर डिलीवरी। ओके, शो करना कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, 6 मंथ तक कंटिन्यू करनी है। ओके, रूमिंग इनकी प्रैक्टिस करनी है 24 आवर्स आ डे, लास्ट में ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना वही 6 मंथ तक। ओके, ठीक हो गया। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है? ब्रेस्ट इनगॉर्जमेंट हो सकती है,
ओके ठीक है, तो कैसे मैनेज करोगे? मैनुअल एक्सप्रेशन करोगे फर्म स्पोर्ट्स से, उसके अलावा वार्म टॉवल अप्लाई करोगे। मास्टाइटिस है तो उसके लिए फीडिंग को सीजेट कर देगी, एंटीबायोटिक थेरेपी और ब्रेस्ट पंप करेंगे। पेनफुल निपल तो एनाल्जेसिक यूज़ करेंगे। इन्फ्लेमेटरी डिसीज या कैंसर है तो सर्जरी करवा देंगे। इसके बाद मास्टाइटिस क्या होता है? फीवर विद राइगर चिल होगा, टैकीकार्डिया होगा, ब्रेस्ट हॉट और टेंडर हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, डिलीवरी के बाद तो ये क्या है? मास्टाइटिस हो गया है। तो कौन कौन सी ब्रेस्ट कंडीशन है जो कि पुरपुरिया में होती है? ओके ठीक हो गया। तो ब्रेस्ट की इंगॉर्जमेंट होती है, मास्टाइटिस, पेनफुल निपल या गैलेक्टोसील होती है, कॉमन ऑर्गेनिज्म स्टेफोरियस होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? ब्रेस्ट पंप हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग को आपने आइसोलेट करना, इंसिजन ड्रेनेज, एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक, ब्रेस्ट मसाज करनी होती है। ओके, तो मास्टाइटिस हो गया कि रेड हॉट टेंडर ब्रेस्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या? ट्रिपल असेसमेंट है जिसमें हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इमेजिंग आ जाती है, एफएनएसी बायोप्सी आ जाती है, कल्चर सेंसिटिविटी और ब्रेस्ट मिल्क है। और ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पर हो गया है?